नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी बाल विकास और अध्यापन कला के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि हर पार्ट में हम 30 प्रश्नों को व्याख्या के साथ हल करते हैं, जो हमारे आने वाले सी-टेट और एस-टेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। चले हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मन का मानचित्रण निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन तीसरा, समझ बैठाने की तकनीक से। मानसिक मानचित्र एक ऐसी तकनीक है जो एक विषय या विषय की समझ को बढ़ाती है। यह तकनीक छात्रों को जटिल अवधारणाओं की पहचान करने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, अधिगम की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है? दूसरा ऑप्शन सही है। सात्यतक अधिगम हेतु छात्रों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर को बढ़ाने की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन तीसरा, बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने से निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? ऑप्शन देखेंगे। तीसरा ऑप्शन, इससे वे स्वयं की अवधारणा को नुकसान पहुंचाते हैं। ये दंड मिलने के कारण बच्चे स्वयं को महत्वहीन, अक्षम और अप्रिय, असुरक्षित और अवांछित महसूस करने लगते हैं। इसीलिए किसी भी हाल में बच्चे को दंड नहीं देना है। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन पहला, बड़े पैमाने पर मीडिया का उपयोग बढ़ रहा है और दृष्टिकोण, मूल्यों और अवधारणाओं पर बड़े पैमाने पर इसका प्रभाव पड़ गया है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका कभी भी प्रश्नों का उत्तर स्वयं नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन देखेंगे। दो ऑप्शन यहाँ है। अगला ऑप्शन है सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन चौथा, सक्रिय भागीदारी। प्रश्न संख्या 7वां, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। ऑप्शन तीसरा, सभी छात्रों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धांक IQ स्कोर सामान्यतः डैश रूप में शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ संबंधित होते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है, मध्यम। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः शैक्षिक प्रदर्शन के माध्यम रूप से जुड़ा है। कुछ छात्र परीक्षा में बुद्धि लब्धांक के अनुसार अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इससे ठीक विपरीत कुछ छात्र बुद्धि लब्धांक से अधिक प्रदर्शन करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि परीक्षा में इसका महत्व कम है। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? प्रश्न को अच्छा से पढ़ना है। सुगम नहीं बनाता है, अगर यहाँ पे सुगम बनाता है ऑप्शन कुछ और हो जाता, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि सुगम नहीं बनाता है। चौथा ऑप्शन सही है, विषय वस्तु की केवल याद करने की अवधारणा पर पुनरावृत्ति। याद करने से ज़्यादा हमें समझ पर जोर देना है। अगला प्रश्न है, बचपन का बौद्धिक विकास निम्न में से क्या नहीं दिखाता है? ऑप्शन तीसरा, तार्किक अवधारणाओं की व्याख्या। इसमें
शौशवावस्था में बच्चे बोलने, पढ़ने, सुनने और लेखन के कौशल को प्राथमिक रूप से प्राप्त करता है। बच्चा तर्क सीखना शुरू करता है और किशोरावस्था में आते एक जटिल समस्याओं को सुलझाने की ओर तार्किक रूप से सोचने लगता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आंकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन देखेंगे। दूसरा, शिक्षार्थी की आवश्यकता अनुसार शिक्षण के दृष्टिकोण को बदलने में। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी। ऑप्शन चौथा 12 वर्ष होगी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पोषण वाद विवाद में प्रकृति का अर्थ क्या है। ऑप्शन चौथा जैविक ज्ञान या अनुवंशानुगत जानकारी। जैविक ज्ञान या वंशानुगत जानकारी। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों के निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोज की गई थी। ऑप्शन तीसरा पियाजे के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन देखेंगे। चौथा ऑप्शन सही है, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। ऑप्शन पहला, छात्र को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना चाहिए जो उसके लिए छात्रवृत्ति सुनिश्चित करेगा। अगला प्रश्न है, हवा और भोजन की गुणवत्ता जो बालक ग्रहण करता है डैश कारकों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दूसरा भौतिक वातावरण। अब हम सभी जानेंगे, भौतिक वातावरण में बच्चे के शारीरिक कारक को निरूपित करता है और यह वातावरण में उपस्थित सभी तत्वों से संबंधित होते हैं। यह विकास को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, कोलावर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। ऑप्शन तीसरा, नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में शामिल करके। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में लिंग संबंधी भेदभाव। ऑप्शन देखेंगे। दूसरा, छात्रों के प्रयासों में या प्रदर्शन करने में कमी ला सकती है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या पाठ्यक्रम में बाल केंद्रित अधिगम को एकीकृत करने का कारण नहीं है। ऑप्शन चौथा, विघटनकारी व्यवहार को बढ़ावा देना। बाल केंद्रित अधिगम विघटनकारी व्यवहार को बढ़ावा नहीं देना अपितु नियंत्रित करना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की शैली का एक उदाहरण है। ऑप्शन देखेंगे। पहला, चाक्षुष। चाक्षुष यानी हम अपने आंखों से किसी भी चीज को देखते या सीखते हैं, तो ये इस ऑप्शन के अनुसार पहला शैली है अधिगम यानी सीखने का। प्रश्न संख्या 22, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में घटने वाली बड़ी घटना क्या है। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर तीसरा, विद्यालय में रिश्ते बनाना।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित कारक अधिगम को प्रभावित करता है? चौथा ऑप्शन, विषय वस्तु में प्रवीणता। यदि एक शिक्षक प्रस्तुत विषयों में प्रवीण है तो वह अनेक विषयों के साथ ज्ञान संबंधित तथ्यों को शामिल कर सकता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला, ध्वनि संरचना को प्रतिबिंबित करना और उसमें हेर फेर करना। ध्वनि जागरूकता ध्वन्यात्मक लिपनात्मक संबंधी ज्ञान को दर्शाता है। यह छात्र को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने में सक्षम बनाता है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसका मानना है कि छात्र अपनी बुद्धि और विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं? दूसरा ऑप्शन, मैस्लो। अगला प्रश्न है, जब बच्चे की सोच एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है तो उसे डैश कहा जाता है? दूसरा ऑप्शन सही है, साम्यावस्था कहा जाता है। अब हम सभी जानेंगे साम्यावस्था के बारे में। जब बच्चे का बौद्धिक विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है तो इस अवस्था में संतुलन या साम्यावस्था होता है, यानी कह सकते हैं इस अवस्था को संतुलन या साम्यावस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त कर रहा है, उसके माता पिता को उसकी सहायता हेतु निम्नलिखित में से क्या सलाह दी जा सकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन सही है, वह शिक्षक के साथ घनिष्ठ संगति में काम करे। अगला प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है? दूसरा, रूपिम। रूपिम भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। यह दो प्रकार की होती है, स्वनिम और व्याकरण की ये सबसे छोटी इकाई है तथा लेखिम, ये लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है? ऑप्शन दूसरा, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने की को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधार किया जाए इस पर बल देता है। अगला प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन चौथा, अधिगम का प्रभाव नियम। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।